Morning, girls. So today we are going to start a new topic, and that is interview method for assessment. ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में हमने पिछली क्लास में शुरू भी किया था. तो अब मैंने आपको केस हिस्ट्री मेथड के बारे में बता दिया था कि केस हिस्ट्री मेथड से हम किस तरीके से अपने जो सब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. So another technique for collection of information of the subject या of the patient is the interview method. Interview method यानी कि हम इसको हिंदी में साक्षात्कार विधि भी कह सकते हैं. तो हमारे जो क्षेत्र है साइकोलॉजी के क्षेत्र में इंटरव्यू मेथड का अपना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्थान है, अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व होता है. नॉर्मली हम साक्षात्कार का मतलब जनरली इससे रखते हैं कि हम किसी जॉब के लिए जाते हैं या हम कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं तो वहाँ पर हमारा इंटरव्यू होता है. तो परंतु साइकोलॉजी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इंटरव्यू का उपचार के क्षेत्र में या निदान के क्षेत्र में भी अपना बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है. तो साक्षात्कार को अंग्रेजी में जैसे मैंने अभी आपको बताया इंटरव्यू कहते हैं. इंटरव्यू जो वर्ड है दो अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू. ठीक है, इंटर यानी कि आंतरिक और व्यू का मतलब होता है देखना. यानी इंटरव्यू जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर प्लस व्यू. ठीक है, इंटर का मतलब हमें पता है अंदर, अंदरूनी, और व्यू का मतलब है देखना. सो यानी अंदर तक देखना, अंदरूनी देखना. ठीक है, अंदर किसी भी एक व्यक्ति के क्या चल रहा है उसको देखना. तो ये आपका मतलब कि ये प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी हम कर सकते हैं इस चीज को, या फिर क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा भी कर सकते हैं. यानी कि आप क्वेश्चन पूछो और उसका जो जवाब है या उसका जो आंसर है आपको सामने बैठे जो साक्षात्कार जो व्यक्ति होता है, इंटरव्यूई जो जिसको कहते हैं. ठीक है, इंटरव्यू का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है. एक तो आपका इंटरव्यूअर होता है यानी जो साक्षात्कार करता है, और दूसरा है आपका इंटरव्यूई यानी कि जो जिससे कि साक्षात्कार किया जाता है. उसको हम प्रयोज्य भी कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, उसको हम रोगी भी कह सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि जो अध्ययनकर्ता की जो भूमिका है वो इंटरव्यूअर की होती है, और रोगी की जो भूमिका है या सब्जेक्ट की जो भूमिका है वो इंटरव्यूई की होती है. तो साक्षात्कार विधि या जो ये इंटरव्यू मेथड जो है एक प्रकार का सोशल इंटरैक्शन मेथड होता है, एक सोशल प्रोसेस होता है जिसमें कि दो लोगों की आवश्यकता होती है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो मैकोबी एंड मैकोबी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इसमें कॉमन है या बहुत ज़्यादा फेमस है. मैकोबी एंड मैकोबी की यानी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि दो व्यक्ति का आमने सामने का संबंध होता है. एक व्यक्ति जो साक्षात्कार करता होता है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा स्किलफुल है, ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, ज़्यादा क्वालिफाइड है, और दूसरा व्यक्ति यानी कि जो इंटरव्यूई होता है वो उसके साक्षात्कारकर्ता का या इंटरव्यूअर के जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देता है. तो इंटरव्यूअर का या साक्षात्कारकर्ता का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. यानी कि जो इंटरव्यूई है उसके अंदर अपने विश्वास को जगाना, यानी कि उसके अंदर विश्वास को डेवलप करना. इंटरव्यूअर के प्रति उसका विश्वास डेवलप होगा, विकसित होगा, तभी जो रोगी है, जो व्यक्ति है, वो इंटरव्यूअर को अपने बारे में बातचीत कर पाएगा या अपने बारे में बहुत कुछ बता पाएगा. ठीक है, तो यानी कि एक फेस टू फेस वर्बल एक्सचेंज होता है दो व्यक्तियों के बीच में, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है, जो इंटरव्यूअर जो है, उसका कार्य होता है सब्जेक्ट से या प्रयोज्य से इंफॉर्मेशन को निकलवाना, उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता लगाना. एक प्रकार का पारस्परिक वार्तालाप कह सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन है इंटरव्यू की. इसको हम जॉब सिलेक्शन में भी या इसको एडमिशन प्रोसेस में भी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है. परंतु हमारा यहाँ पर जो मतलब है या हमारा यहाँ पर जो
मतलब है इंटरव्यू का, वो है इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी कि हमारे नैदानिक की प्रक्रिया में किस तरीके से हम इंटरव्यू मेथड का या साक्षात्कार विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इंटरव्यू मेथड को बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने असेसमेंट की या ट्रीटमेंट प्रोसीजर की रीढ़ की हड्डी माना है। रीढ़ की हड्डी हम सबको पता है, जो हमारी बैकबोन होती है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो हमारी बैकबोन होती है। तो उसी तरीके से अगर हम इंटरव्यू मेथड की बात करें तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस का। ठीक है, तो यानी कि जो असेसमेंट इंटरव्यू होता है वो भी इसी तरीके से आमने सामने होकर बातचीत इस ढंग से की जाती है, जिस तरीके से चिकित्सक जो है रोगी के बारे में, उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सके। और ये चीज़ जो है डायरेक्टली प्रयोज्य या रोगी के साथ भी हो सकता है, और रोगी के जो आस पड़ोस के लोग या अन्य जो भी उसका सामाजिक दायरे में जो मौजूद लोग हैं, उनके साथ भी हम इंटरव्यू मेथड के द्वारा रोगी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यानी कि एक इम्पॉर्टेंट मॉडल या इम्पॉर्टेंट पैराडाइम के ऊपर ये आधारित होता है, जिसके द्वारा चिकित्सक जो है रोगी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करता है। यानी उसकी जन्म से लेकर अब तक की हिस्ट्री के बारे में, उसका पर्सनालिटी, उसका वर्क, उसकी एजुकेशन, उसका सोशल जो सर्कल होता है, उसका बिहेवियर, या किस प्रकार के उसके अंदर सिम्टम्स मौजूद हैं, किस समय सिम्टम्स आए। जैसे हमने केस हिस्ट्री में डिस्कस किया था, आपको याद होगा पिछली क्लास में, उसमें भी हम इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, परंतु वहाँ पर हम विभिन्न सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू मेथड में हम ज़्यादातर रोगी के साथ बातचीत करके, और अगर रोगी इस लायक नहीं है कि हम उससे इंफॉर्मेशन ले सके, तो हम दूसरे आंक विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम प्रेक्षण कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या केस हिस्ट्री मेथड के द्वारा हम रोगी के बारे में इंफॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू मेथड जो है ये डायरेक्टली आपका रोगी और साक्षात्कारकर्ता यानी चिकित्सक के बीच का संबंध होता है, उनके बीच का आदान प्रदान होता है, एक वर्बल एक्सचेंज होता है। तो इसमें जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है चिकित्सक का कि रोगी के साथ एक अच्छा रैपो बनाना, एक अच्छा मतलब कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस विकसित करना, ताकि रोगी बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसके मन की बातें हैं, वो साक्षात्कारकर्ता को बता दे। तो एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना बहुत आवश्यक होता है किसी भी इंटरव्यू को शुरू करने से पहले। तो इसमें कई प्रकार के इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि व्हाई इज इट एसेंशियल, कि क्यों है इंटरव्यू मेथड इम्पोर्टेंट। तो इंटरव्यू मेथड के द्वारा या साक्षात्कार के द्वारा हम रोगी के बारे में विभिन्न आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं, उसके वर्तमान जीवन के बारे में, उसके पास्ट जीवन के बारे में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो डेटा है उसका, वो हम इसके द्वारा एकत्रित कर सकते हैं। और कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं जो उसके लाइफ में घटित हुए हैं, जिसने उसको इस प्रकार से, या जो भी उसका जो एबनॉर्मैलिटी है, या जो भी एबनॉर्मल जो बिहेवियर है, वो किस रीजन से घटित हुआ है। कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट जो उसके जीवन में घटा हो, उसके बारे में भी हम इंटरव्यू मेथड के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। इस तरीके से प्रश्नावलियां बनाई जाती हैं, क्वेश्चनियर्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि हर प्रकार के या हर एंगल से, हर डायमेंशन से हम रोगी के बारे में इंफॉर्मेशन ज्ञात कर सके। ठीक है, तो जो भी बातचीत हो रही है चिकित्सक और रोगी के बीच में, तो जो भी आंसर्स मिल रहे हैं, ये जो भी रोगी कह रहा है, उसको चिकित्सक जो है नोट करता रहता है, या फिर एक वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा या ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा जो भी सारा प्रोसेस है वो सारा रिकॉर्ड होता है। बिकॉज
एक एक बात जो रोगी की है वो चिकित्सक को याद रखनी मुश्किल हो जाती है। तो या तो वो किसी को साथ बिठाकर नोट करता जाए कोई बात, जो भी बातें हमें रोगी बता रहा है वो उसकी नोट करता जाए, या फिर हमें अगर इस इंटरव्यू को कॉन्फिडेंशियल रखना है, कोई हमें नहीं चाहिए तीसरा बंदा अपने साथ रूम में, तो हम इसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। परंतु ये एक बात हमें ध्यान में रखनी आवश्यक है कि ये चीज सीक्रेटिव नहीं होनी चाहिए। हमें रोगी को पहले ही बता देना चाहिए कि हमने ये कैमरा लगा रखा है या ये हमारा टेप रिकॉर्डर यहाँ पर रखा है, तो हमारे बीच जो भी बातचीत होगी वो इस कैमरा या इस रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड हो जाएगी। परंतु हमें ये भी आश्वासन देना जरूरी है कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जो भी हम दोनों के बीच की बातचीत है वो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलेगी जब तक कि आप हमें इस चीज की इजाजत ना दें। ठीक है, तो उसको कॉन्फिडेंस का या उसको सीक्रेसी का आश्वासन देना बहुत जरूरी होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग का इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज कई बार कुछ नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस होते हैं या नॉन वर्बल उसका बॉडी लैंग्वेज होती है जो कि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, कई बार हम कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं रोगी से जो उसके लिए एम्बैरेसिंग होता है या जो उसका जवाब नहीं देना चाह रहा, तो वो तरह तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस बनाएगा या हैंड मूवमेंट्स करता है कि मैं बहुत ज़्यादा, जिसमें कि वो नर्वस हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको एंग्जाइटी हो रही है या वो किसी तरीके से एम्बैरेस फील कर रहा है, तो वो सारा भी हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो चिकित्सक को इस बारे में पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था या कौन सी ऐसी बात थी जिसमें कि हमारे रोगी को एम्बैरेसमेंट हुई है या उसको एंग्जाइटी हुई है या उसको स्ट्रेस फील हुआ है, तो वो सारा कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है। और बाद में जब चिकित्सक अपने नोट्स बनाता है या केस का फॉर्मुलेशन करता है, तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के जो भी रिस्पॉन्स था सब्जेक्ट का, उसको मद्देनजर रखते हुए वो इसका केस को फॉर्मुलेट कर सकता है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ को रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सेंसिटिव टाइप की इंफॉर्मेशन भी हमें इंटरव्यू मेथड के द्वारा रोगी के बारे में पता चल सकती है। ठीक है, तो ये था आपकी जनरल इंफॉर्मेशन कि इंटरव्यू क्या होता है और किस तरीके से इसको कंडक्ट किया जा सकता है या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देन यू हैव के नॉर्मली दो प्रकार से हम इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकते हैं। एक तो है आपका संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड, और दूसरा होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड असंरचित। संरचित का क्या मतलब होता है? संरचित का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर्ड यानी कि जो पहले से ही हमने प्रॉपर क्वेश्चनियर बनाकर रखा है, जैसे कि हम लोग लैब्स में जो करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक कई प्रकार के प्रैक्टिकल्स करे हैं, तो आपको एक क्वेश्चनियर दिया जाता है, एक प्रश्नावली दी जाती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स यस नो मे बी या फिर 5 पॉइंट स्केल 3 पॉइंट स्केल इसके हिसाब से दिए होते हैं। आपको उस क्वेश्चन को, उस आइटम को पढ़ना है और किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर आपने टिक लगा देना है। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। जो हमारा इंटरव्यूअर है या साक्षात्कार करता है उसने अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कहना। इसको हम संरचित या स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, यानी कि पहले से ही प्रश्नावली बनी हुई है। और इंटरव्यू तो वर्बल हो गया, ये तो मैंने आपको लिखित का एग्जाम्पल दिया है। तो इसी प्रकार से इंटरव्यू में भी यही होता है। इंटरव्यूअर पहले से ही एक क्वेश्चनियर तैयार करके लाता है और एक एक करके क्वेश्चंस पूछता जाता है और उसके जो भी आंसर्स मिलते हैं उसको वो नोट कर लेते हैं या उसकी वो रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। यानी कि इसमें इंटरव्यूअर अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछता। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड टाइप। दूसरा टाइप हो जाता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड या असंरचित। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर जो है वो बिना किसी आउटलाइन के, बिना किसी प्रेपरेशन के आता है। ठीक है, जैसे जैसे वो कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन, अच्छा आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन से वो शुरुआत करता है और फिर आगे आगे और मतलब कि जो भी उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड या जो भी पता चला है उसके बारे में, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछता जाता है। जो आंसर्स मिलते हैं रोगी के द्वारा या प्रयोज्य के द्वारा, उनसे रिलेटेड भी वो फिर और डीप क्वेश्चंस पूछता जाता है। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक में तो आप
पूरी फॉर्मल तरीके से रिजिड वे में हम सब सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और दूसरा है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, जिसमें कोई आउटलाइन नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो दोनों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड में आप गहन अध्ययन नहीं कर सकते, और अनस्ट्रक्चर्ड में आप फालतू की बातें बहुत ज़्यादा उसमें शुरू हो जाती हैं। तो इसका एक तीसरा एक हमने इसको दोनों के पॉजिटिव को सॉरी नेगेटिव का निराकरण के लिए हमने एक तीसरा टाइप भी निकाला है, जिसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं, अर्ध संरचित सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों के पॉजिटिव को मिलाकर ये एक इंटरव्यू मेथड या एक इंटरव्यू टाइप बना है, ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिसमें कि एक रफ आउटलाइन बनाकर आपका चिकित्सक जो है प्रयोज्य के आगे आ जाता है, रफ आउटलाइन बनी हुई है, और वो उसी से शुरुआत करता है, और जहां पर उसको जरूरत पड़े, जहां पर उसको लगे कि मेरे को इस इंसिडेंट के बारे में या इस व्याख्या के बारे में या इस टाइम जोन के बारे में सब्जेक्ट से और थोड़ी सी गहन जानकारी लेनी है, तो वो उससे उस पर्टिकुलर या उस एक इंसिडेंट के बारे में थोड़े से और उससे प्रश्न पूछ सकता है, और उससे रिलेटेड थोड़ी सी और गहन जानकारी उसको मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें हम सेमी स्ट्रक्चर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारा सबसे बेस्ट है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या मिला जुला रूप होता है, जिसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड या अर्ध संरचित कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स या मेथड्स जिनके द्वारा हम इंटरव्यू को कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका आ जाता है नैदानिक साक्षात्कार में किस किस प्रकार से या टाइप से हम इंटरव्यू ले सकते हैं, या मतलब कि उसका जो भी प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इंटरव्यू ही है, परंतु पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। यानी कि नैदानिक आंकन के लिए हम किस किस प्रकार से इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है आपका इनटेक इंटरव्यू। इनटेक इंटरव्यू को हम प्रारंभिक साक्षात्कार भी कहते हैं हिंदी में, इनटेक इंटरव्यू। तो ये इनटेक इंटरव्यू या प्रारंभिक साक्षात्कार आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये साक्षात्कारकर्ता यानी चिकित्सक और रोगी के बीच का जो पहला संपर्क होता है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड अ पेशेंट, दैट इज कॉल्ड इनटेक इंटरव्यू। उस संबंध में यानी कि ये जो प्रारंभिक जो साक्षात्कार होता है, ये जरूरी नहीं है आमने सामने का हो, ये हम टेलीफोनिकली या ईमेल के द्वारा या लेटर्स या चिट्ठी पत्री के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है टेलीफोन के द्वारा फॉर एग्जांपल एक रोगी जो है चिकित्सालय में फोन करता है और चिकित्सक से बातचीत करने का प्रयास करता है कि अपने बारे में बताना या जो भी उसने अपॉइंटमेंट लेनी है, यू कैन से, ठीक है। तो उसको हम प्रारंभिक इंटरव्यू कहते हैं, यानी कि ये चिकित्सक और रोगी के बीच का पहला जो संबंध स्थापित करना होता है। तो इसमें चिकित्सक जो है रोगी कितना मोटिवेटेड है, कितना अभिप्रेरित है इलाज के लिए, इसको जांचने की वो कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि उसको किसने प्रेरित किया है कि उसको अपना इलाज करवाना है। इसमें वो जो चिकित्सक जो है वो रोगी से जो उसका जो चिकित्सालय है या जो उसकी संस्था है उसकी कार्यवाही के बारे में बताता है, ठीक है। यानी उसका एड्रेस पूछता है रोगी का कि वो कहाँ रहता है, और उसके घर से जो हमारा जो चिकित्सालय है वो कितनी दूर पड़ेगा, किस तरीके से वो रोगी जो है हमारे पास आ सकता है, इसका वर्क कल्चर किस प्रकार का है, कितने सेशंस के लिए आपको आना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ थोड़ा सा हम आइडिया देते हैं, क्योंकि पक्के तौर पर तो आप अभी बता नहीं सकते जब तक कि आप रोगी के बारे में पूरी जानकारी हासिल ना करें, पर आप इसमें आप उसको रफ आइडिया दे देते हैं कि इतने सेशंस लगेंगे और प्रति सेशन का ये खर्चा है, और जो भी उसका टोटल खर्चा कितना पड़ेगा, ठीक है। आइडिया थोड़ा सा उसका घर से कितनी दूर पड़ेगा जो चिकित्सालय है, और रोगी इसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसके बारे में पूरा जानकारी हासिल करता है चिकित्सक जो है। और इसके अलावा उसको अगर लगता है कि रोगी के लिए मेरा चिकित्सालय दूर पड़ेगा या वो मेरे चिकित्सालय को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो रोगी को वो उसके घर के पास
अगर कोई इस प्रकार का कोई चिकित्सक है तो उसका रेफरेंस दे सकता है, या कुछ नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज जो होते हैं, जो रोगी की मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली उसका इलाज करवाने में, उसके बारे में भी रोगी को बताया जाता है चिकित्सक के द्वारा कि आप ये इनको कांटेक्ट करके आप इनसे सहायता मांग सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ये सारा कुछ जो है ये टेलीफोनिकली भी ये पॉसिबल होता है अगर रोगी चिकित्सक के समक्ष डायरेक्टली नहीं आता तो। ठीक है, और इसी में ही हम रोगी का नाम, पता, जो भी उसके पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका जो पहचान वाली जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं जो प्रारंभिक इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये मतलब कि नॉर्मली ये चिकित्सक जो है बड़ी कुशलता से, बड़े धैर्य के साथ रोगी के साथ इसमें बातचीत करता है। ठीक है, ताकि रोगी को कॉन्फिडेंस दिलवा सके कि अगर आप मेरे पास आते हो तो आप को मतलब कि मैं 100% कोशिश करूंगा आपको ठीक करने में या आपकी मदद करने में। ठीक है, तो इस प्रकार का ये आपका इनटेक इंटरव्यू होता है या प्रारंभिक इंटरव्यू होता है। सेकंड फिर आगे आपका जो सेकंड स्टेप आता है उसको हम डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कहते हैं, निदानात्मक साक्षात्कार। तो अब ये जो है ये आपका चिकित्सालय में ही होता है। ठीक है, जब हमारा प्रारंभिक इंटरव्यू में ये बात तय हो जाती है कि रोगी की जो भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, रोगी के बारे में हमें पूर्ण जानकारी हो गई, रोगी इसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं इस ट्रीटमेंट को, या रोगी हमारे चिकित्सालय में आने के लिए संभव है उसके लिए कि नहीं, ये सारी जब हमारा तय हो चुका है प्रारंभिक में, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप डायग्नोस्टिक इंटरव्यू का आता है जिसमें कि रोगी के विकार के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, यानी कि उसकी एक्चुअल जो बीमारी है। ठीक है, उसका जो विकार है, यानी कि विकार किस प्रकार का है, कितने अंश तक ये विकार जो है प्रोग्रेस कर चुका है, कितने टाइम से उसके अंदर हमें ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, यानी कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इसमें हम रोगी के जो परिवार के अन्य लोग हैं उनके साथ भी हम बातचीत कर सकते हैं, या उनसे भी हम इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में गैदर कर सकते हैं। इसमें हम रोगी का मानसिक जो टेस्ट है, ठीक है, वो भी लेते हैं, यानी कि डिफरेंट, जैसे आप एक फिजिकल चिकित्सक के पास जाते हैं तो वहां पर आपका एक्सरे या एमआरआई या अल्ट्रासाउंड इस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर भी हम फिर इसको हम MSE कहते हैं, मानसिक स्थिति का एग्जामिनेशन। तो सब्जेक्ट की मानसिक स्थिति किस प्रकार की है उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है हमारे, ठीक है, हम एंजाइटी का टेस्ट भी दे सकते हैं, हम स्ट्रेस का टेस्ट दे सकते हैं, हम मेमोरी का टेस्ट, तो जो भी हमारे चिकित्सक को लगेगा कि इस रोगी के लिए ये टेस्ट जरूरी है, वो उसको प्रतिपादित किए जाते हैं। पर्सनालिटी के टेस्ट प्रतिपादित किए जाते हैं ताकि रोगी के विकार के बारे में, उसके विकार के अंश के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी इसमें हासिल हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में, क्योंकि ये अधिकतर पहली बार ही है जब रोगी चिकित्सक के सामने आया है, बिकॉज प्रारंभिक इंटरव्यू तो ज्यादातर हमारा फोन के द्वारा या ईमेल्स के द्वारा ही होता है, तो जो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में हम ये भी जरूरी होता है कि रोगी की जो जनरल अपीयरेंस है, यानी जब रोगी चिकित्सालय आता है, चिकित्सक के समक्ष आता है, तो उसकी प्रतीति किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से दिख रहा है, यानी कि उसका शारीरिक गठन किस प्रकार का है, उसने वस्त्र कैसे पहने हुए हैं, वो साफ सुथरा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, या वो दुबला पतला है या अच्छा खासा तंदुरुस्त है। ठीक है, या फिर दाढ़ी बढ़ी हुई है, आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, बने हुए हैं, तो उससे आपको जो फिजिकल अपीयरेंस से आपको काफी कुछ रोगी के बारे में पता लग सकता है कि उसको अपने बारे में कितनी चिंता है। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस पहला। दूसरा है जब आप उसके साथ वार्तालाप करते हो, जब आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उसके बोलने का ढंग नोट किया जाता है कि रोगी जो है खुलकर आपसे बोल रहा है या हेजिटेट कर रहा है, या ज्यादातर जो उसके साथ जो व्यक्ति आया है वो रोगी के बारे में
बता रहा है। तो ये वार्तालाप में, कॉन्वर्सेशन में हमें ये भी बात पता चल जाती है। उसके बाद रोगी की टोन में, उसकी बात करने में किस प्रकार के भाव आपको महसूस हो रहे हैं। क्या वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है या बहुत ही ज्यादा एंग्री है, ठीक है। तो किस प्रकार के पॉजिटिव या नेगेटिव कौन से ऐसे भाव हैं जो आप उसकी बातचीत में महसूस कर सकते हैं। उसके बाद उसके जो किस प्रकार की इमोशंस आप महसूस कर रहे हैं, उसके सेंसेशंस किस प्रकार के हैं, उसका यानी कि इंटेलिजेंस लेवल किस प्रकार का है, ठीक है, वो भी आप इसमें नोट करते हैं। मानसिक स्थिति पूरी तरीके से नोट करी जाती है, कितना इन्वॉल्व है वो इस साक्षात्कार में, ठीक है। यानी कभी क्या होता है कि रोगी सामने बैठा है, आप उससे कुछ पूछ रहे हैं और वो इधर या उधर देख रहा है, यानी कि ही इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। तल्लीनता उसकी कितनी है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर आपकी तल्लीनता कम है, आप इन्वॉल्व कम हो, तो इसका मतलब रोगी जो है वो ठीक होने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। तो दैट इज वेरी इसेंशियल कि आपने ये चीज बहुत देखनी है कि रोगी जो है कितना इन्वॉल्व होकर आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है। अनदर थिंग दैट इज टू बी नोटेड इज कि उसका अपनी बीमारी के बारे में कितनी उसको जानकारी है, यानी अंतर्दृष्टि या इंसाइट कितना है, क्या उसको लग रहा है कि मैं ये मेरी बीमारी जो है या ये जो मेरा बिहेवियर है या मेरे जो ये सिम्टम्स हैं ये सही नहीं है, ये एबनॉर्मल है और मैं ठीक होना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो जानकारी उसको अपने बारे में अंतर्दृष्टि, अपने बारे में इंसाइट कितना है, अपना सेल्फ के संबंधित सूचनाएं वो कितनी ज्यादा आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये आपने डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में ये सारी बातें जो है हम नोट करते हैं। फिर आपका तीसरा चरण आता है जिसको हम कहते हैं केस हिस्ट्री इंटरव्यू। केस हिस्ट्री यानी कि व्यक्तिवृत्त साक्षात्कार, इसको हम सोशल हिस्ट्री इंटरव्यू का भी नाम देते हैं। ये मैंने आपको पिछला जो टेक्निक था, विधि थी, उसमें मैंने ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया था केस हिस्ट्री के बारे में। यानी कि इस विधि में हम सब्जेक्ट के जानकारों से, उसके सामाजिक दायरे में जो लोग हैं उनसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी कि उसकी पास्ट के बारे में, उसके डिफरेंट जो एरियाज में जहाँ पर वो गया है, ठीक है, यानी उसका स्कूल में, उसके कॉलेज में, उसके वर्क प्लेस पर, या कोई किसी सोसाइटी का वो मेंबर है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट का मेंबर है, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट का अगर वो मेंबर है, किसी क्लब में जाता है, उसका जो नेबरहुड या आस पड़ोस है वहां पर जाकर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो वो सारा जो कि हमने केस हिस्ट्री मेथड में पढ़ा था, वही एक इंटरव्यू में भी, इसमें भी हम वो सारा करते हैं, ठीक है। केस हिस्ट्री इंटरव्यू या मेथड इसको कहा जाता है। उसके बाद आपका चौथा चरण आ जाता है, जो भी सूचना दाता है उनसे इंटरव्यू लेना, ठीक है, यानी कि उन लोगों से इंटरव्यू करना, गहन इंटरव्यू करना, जिसने अगर रोगी के बारे में आपको सूचना दी है। मतलब कई इंस्टेंसेस में क्या होता है कि रोगी खुद नहीं आता, उसके जो स्पाउस है, पार्टनर है, या उसके जो माँ बाप है, या उसके जो बच्चे हैं, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा बच्चा जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या इस प्रकार की उसका मानसिक स्थिति इस प्रकार की है, तो मैं हम इलाज के लिए उसको लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस संबंध में ये आपका चरण आता है जिसको हम कहते हैं सूचना दाता से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उनसे हम साक्षात्कार करते हैं। रोगी से तो आपने करा ही है, प्रारंभिक में आप सूचना दाता से भी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हो, और फिर डायग्नोस्टिक में आप रोगी से उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हो। केस हिस्ट्री में आप जो उसका विभिन्न सामाजिक दायरा है, डिफरेंट एरियाज ऑफ जो उसके इंटरेस्ट रहे हैं, या डिफरेंट एरियाज ऑफ सोशल सर्कल उसका रहा है, वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हो। और इस टाइप में आप जो एक्चुअल जो उसके इंफॉर्मेंट्स रहे हैं, जो उसके सूचना दाता रहे हैं रोगी के बारे में, उनसे आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हो, या उनको बुलाते हो अपने चिकित्सालय में और उनसे आप इंटरव्यू करते हो, या उनसे आप उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हो,
ठीक है। तो ये था आपका चरण, यू कैन से। अब आपका नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो है फेजेस, यानी जो व्यवस्था आपको, अरेंजमेंट क्या आपको करने होते हैं इंटरव्यू को शुरू करने से पहले, ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट्स, व्यवस्था। तो इसमें जिस भी कमरे में, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, जिस भी कमरे में हमने इंटरव्यू लेना है, ठीक है, चिकित्सक को ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हर प्रकार की सुविधा उस कमरे में मौजूद हो। यानी कि वो कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा उसमें रोशनी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा अगर सर्दियाँ हैं तो वार्म होना चाहिए कमरा, और अगर गर्मियाँ हैं तो एसी या कूलर की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल, यू कैन से, मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि कंफर्टेबल कमरा होना चाहिए। एक प्रॉपर टेबल या चेयर बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि बिकॉज जो हम, वैसे जब हम इंटरव्यू लेते हैं, जैसे सिलेक्शन इंटरव्यू हो जाता है, वहाँ पर हम एक टेबल और उसके सामने चेयर, आमना सामना ऐसे होता है। परंतु इस प्रकार का जो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है, उसमें हम ये चीज़ नोट करते हैं या ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि डायरेक्ट चिकित्सक के सामने रोगी को ना बिठाकर साइड में बिठा दिया जाए। और वो इसलिए किया जाता है ताकि कई बार क्या होता है, रोगी अगर हम फेस टू फेस होते हैं या चिकित्सक की आंखों में देखकर या उसके चेहरे के ऊपर देखकर हम अपने मन की बातों को शेयर नहीं कर सकते। तो अगर चिकित्सक साइड में बैठा है और रोगी जो है उसके एक साइड में एक कंफर्टेबल सी चेयर पर या एक सोफे पर अधलेटा सा है या बैठा है, तो वो ज़्यादा खुलकर या बिना हेजिटेशन के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी आपने रिकॉर्डिंग का जो तरीका अपनाना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, या आपने लिखित में लेना है, उसकी भी सारी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। और उसके बारे में हमें रोगी को बता देना चाहिए कि इस तरीके से हम आपका जो भी इंटरव्यू है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि बाद में कोई ऐसी बात, जब हम आपकी केस का प्रतिपादन करेंगे, तो कोई ऐसी बात हमसे छूट ना जाए। हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इसका हम रोगी को इंश्योर करते हैं, बिलीफ दिलाते हैं कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी टेंशन मत लें कि हम आपकी बातचीत को कहीं बाहर किसी और के सामने या समक्ष शेयर करें, ठीक है। तो ये सारा जब हम इंतज़ाम कर लेते हैं, फिर हमारा एक्चुअल इंटरव्यू शुरू होता है रोगी के साथ, जो कि डिफरेंट फेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला फेज होता है हमारा ओपनिंग फेज, ठीक है। फिर प्रारंभिक फेज जिसको कहते हैं, फिर है आपका मध्य भाग, और फिर होता है आपका एंड फेज। ओपनिंग फेज में क्या होता है कि रोगी एक तरह से कंफर्टेबल फील होता है रोगी और चिकित्सक के बीच में, ठीक है। रोगी से उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली जाती है, और उसके बारे में देखा जाता है कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो कंफर्टेबल है कि नहीं है, इस वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग से उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर एक तीसरा बंदा बैठा है नोट करने के लिए उसके बातों को या उसकी इन्फॉर्मेशन को, उसमें उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कितना दूर है आपका, यानी कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसका अभिवादन करते हैं ना, तो इसी तरीके से हमारा ओपनिंग फेज होता है कि हमने रोगी से अभिवादन करना है। हेलो, हाय, कैसे हो, कैसे आए, कौन आया है आपके साथ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, गाड़ी कहाँ खड़ी करी है, या बस से आए हो, ट्रेन से, ये सारी बातचीत हम रोगी के साथ यहाँ पर पूछते हैं, और उसके दृष्टिकोण के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रकार से अगर मैं आपका इंटरव्यू लूँ या आपके बारे में जानकारी हासिल करूँ, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग फेज होता है। फिर हमारा मध्य भाग या मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन जो है वो आपका मेजर या इम्पॉर्टेंट फेज माना जाता है, और इसको हम इंटरव्यू की बॉडी या काया का भी नाम दे सकते हैं, बिकॉज मेजर इंफॉर्मेशन जो है रोगी के बारे में वो सारी इस फेज में ली जाती है, जितनी भी रोगी के बारे में समस्त जानकारी है, ठीक है।
तो वो इस फेज में ली जाती है और इस फेज के आधार पर ही हम उसके, और वो सारा कुछ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट करनी है, तो वो सारा हम ये मध्य भाग में करते हैं। ठीक है, और इसमें हम उसकी केस का फॉर्मुलेशन करते हैं या उसकी केस का प्रतिपादन करते हैं। और उसके बाद आपका तीसरा फेज आ जाता है जिसको हम अंतिम या फाइनल फेज कहते हैं। तो यानी कि इस फेज में नॉर्मली ये देखा जाता है कि रोगी मतलब चिकित्सक का ही है ये थोड़ा सा कि वो ये अंडरस्टैंड करता है रोगी के बारे में, या रोगी को थोड़ा सा उसके बारे में ये अवगत कराता है कि आपकी बीमारी जो है वो कितनी हद तक ठीक हो सकती है या कितनी हद तक वो नहीं हो सकती, और फ्यूचर या भविष्य क्या रहेगा रोगी का। तो इस प्रकार से वो थोड़ा सा इसमें अवगत कराया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो इस फेज में हम रोगी का जो जो कोई साथ में आया है उसका फैमिली मेंबर, उसको भी बुला लेते हैं और उसको भी इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डिफरेंट फेजेस में इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टोटल इंटरव्यू मेथड क्या होता है और किस तरीके से इसको हमें करना चाहिए, और इसमें हमें किस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जो हमें करने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंड दैट इज इवैल्यूएशन, यानी इंटरव्यू मेथड का मूल्यांकन अगर हम करें तो वो किस प्रकार से हम मूल्यांकन करते हैं। तो इसके गुण क्या है और इसकी परिसीमाएं क्या है, एडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबसे पहला जो मेरिट या गुण में हम देखें तो ये एक स्टैंडर्डाइज टूल है। स्टैंडर्डाइज टूल का मतलब क्या है कि इसमें जो चिकित्सक है वो अपनी मर्जी जो है वो रोगी के ऊपर नहीं थोप रहा, जो भी इंफॉर्मेशन उसको रोगी से मिल रही है उसी से रिलेटेड वो केस का फॉर्मुलेशन हो रहा है। डायरेक्ट वो रोगी से बात कर रहा है, डायरेक्ट रोगी को देख रहा है, उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी जो भी प्रतीति है उसके आंखों के सामने है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव मेथड माना जाता है इंटरव्यू मेथड जो है, और इसमें रोगी के बारे में काफ़ी गहन जानकारी हासिल हो जाती है बिकॉज हम रोगी से भी पूछताछ करते हैं, और इसके अलावा रोगी के अन्य जो सोशल सर्कल में जो लोग हैं उसके क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और उसके अलावा उसके अदर्स जो सोशल सर्कल में जो लोग हैं उनसे भी उसके बारे में जानकारी हासिल करी जाती है। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी करने वाला एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल भी माना गया है। और इसमें क्योंकि हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार से रोगी का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी को जांच रहे हैं, तो इसमें कोई भी चीज़ छूटने का डर नहीं होता। और क्योंकि हम इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो बाद में भी हम कभी भी रोगी के बारे में कुछ भी हमें कुछ सोचना है, समझना है या सुनना है, हम उस ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करके उसके बारे में सुन सकते हैं। ठीक है, तो साक्षात्कारकर्ता जो है इसमें बहुत ही कुशल चाहिए होता है, अपने कौशल का इस्तेमाल करके वो रोगी के बारे में गहन से गहन जानकारी भी इसमें हासिल कर सकता है, विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट या काफ़ी महत्वपूर्ण असेसमेंट का टूल ये माना जाता है। परंतु इन गुणों के होते हुए कुछ लिमिटेशंस भी इसमें देखी गई हैं, और मेन लिमिटेशंस है इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कई बार इंटरव्यू में जानकारी देने में कुछ एरर्स आ जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई, जैसे मैंने आपको केस हिस्ट्री मेथड में भी बताया था, स्मृति दोष या जानबूझकर कोई बातों को छुपाना। जितना भी कुशल इंटरव्यूअर क्यों ना हो, अगर जानबूझकर प्रयोज्य ने अपनी बात को छुपाना है, या कोई कोई और व्यक्ति जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं उस प्रयोज्य के बारे में, उसने अगर उसकी बात को छुपाना है तो इसमें चिकित्सा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम इसमें ज़रूर आती है कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कितनी रिलायबल है, कितनी विश्वसनीय है। तो इसके लिए यानी कि भय, चिंता, कई प्रकार की ऐसी फीलिंग्स हमारे उस प्रयोज्य के अंदर आ जाती है कि अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा तो इसका क्या नतीजा हो सकता है। ठीक
ठीक है, तो इस प्रकार की फीलिंग्स भी उसके अंदर आ जाती हैं और वो गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। और कई बार मतलब कि स्मृति दोष की वजह से भी हमें गलत इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से सही तरीके से हमें प्रयोज्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। और दूसरी परिसीमा है इसकी वैलिडिटी की। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैधता। वैधता का मतलब होता है कि मतलब कि कितना सत्य है। यानी कि हमें अगर पास्ट में कई बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रोगी के पास्ट में, तो हमें फॉर एग्जांपल कोई टाइमलाइन बताया जाता है, ठीक है, रोगी के पेरेंट्स ही बताते हैं कि तकरीबन 10 साल का ये होगा जब इसके साथ ये घटना घटी थी। तो वाकई में वो 10 साल का था, या हो सकता है वो 12 साल का हो या 8 साल का हो। तो यानी कि वो टाइमलाइन कितना सत्य है, जानकारी सही है, इंफॉर्मेशन सही दिया है कि ये घटना उस रोगी के साथ घटी थी, परंतु वो किस समय में घटी थी, है ना? तो वो कई बार असत्य हो सकता है, बिकॉज आपको ध्यान नहीं है या आपको वो चीज याद नहीं है। कई बार हम कोई भी बात बताते हुए उसमें थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर देते हैं, ठीक है। कई बार उसमें कुछ अपनी बातों को ऐड कर देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम ओमिट कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो हमें मतलब रफ जानकारी मिल जाती है उस इंसिडेंट के बारे में, परंतु एक्चुअली क्या घटा था तो वो कई बार हमसे छूट जाता है, बिकॉज वो हमें याद नहीं। तो वो कई बार ये प्रॉब्लम वैधता की या वैलिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है कि जो हमें जानकारी मिली है सोर्स से, चाहे वो रोगी से मिली है या उसके सामाजिक दायरे के अन्य लोगों से मिली है, तो वो कितनी सत्य है, उसमें जो बातें उन्होंने बताई थी उनमें कौन कौन सी बात सत्य है और कौन कौन सी बात जोड़ी हुई है, असत्य है। ठीक है, तो ये हमारी दो प्रॉब्लम्स या दो परिसीमाएं इंटरव्यू मेथड में नजर आती हैं। परंतु अगर हम इनका निराकरण कर सकते हैं, यानी कि हम इसको वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, बार बार दूसरे लोगों से उसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में जानकारी हासिल करें, तो हमें काफी हद तक एक सही पिक्चर जो है उस इंसिडेंट की या उस वाक्या की या किसी भी चीज की हमें मिल सकती है। तो ऑल सेड एंड डन, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया इंटरव्यू मेथड जो है आंख की या असेसमेंट की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो हम इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। डायग्नोसिस करने में या रोगी के बारे में आंकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि ये मानी गई है, जिसको हम इंटरव्यू मेथड कहते हैं। थैंक यू गर्ल्स।